हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में से लिया गया है, जो कि हमारे पास है रिलेटेड रेडियन। और हम लोगों ने ये शो करना है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। और हम ये भी बताएंगे कि टी रेडियन किसको कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। दोज यूनिट्स विच आर नेदर बेस नॉर डिराइव्ड। कुछ यूनिट्स ऐसे थे जो कि ना हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के अंदर ऐड होते थे और ना ही उनको हम लोग डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर काउंट करते थे। तो ऐसे यूनिट्स को हम लोग नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे देते हैं जी। याद रखिएगा, जो बेस यूनिट्स थे ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के थे, और जो डिराइव यूनिट्स थे ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ के थे। लेकिन हमारे पास एक क्वांटिटीज़ की थर्ड टाइप भी है, जिसको हम कह देते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। तो जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनके दो यूनिट्स और हैं। एक हमारे पास कहलाता है रेडियन, और एक हमारे पास कहलाता है स्टी रेडियन। तो एसआई सिस्टम के अंदर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के बेसिकली ये दो दो यूनिट्स हैं हमारे पास, जिनमें से एक हमारे पास रेडियन है और दूसरा हमारे पास स्टी रेडियन है। तो आइए चलते हैं, अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि रेडियन किसको कहते हैं। पहले, plane angle, two dimensional, formed at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। इसकी यहाँ पर ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सर्कल को सपोज करता हूँ। आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास ओ के इक्वल है, और इस टाइम पर इस सर्कल का जो रेडियस है वो लेट्स सपोज दैट आर के इक्वल हमारे पास बन जाता है। अच्छा, अब जितनी इस रेडियस की लेंथ है इतनी ही आप लोग एक वर्टिकल लेंथ सपोज कर लें। ये मेरे पास ये जो लेंथ है और इस रेडियस की लेंथ है, ये दोनों हमारे पास सेम लेंथ्स की हैं। अगर ये आर मेरे पास लेट्स सपोज दैट 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर ये जो मैं आर ड्रा कर रहा हूँ ये भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर का ही है। अब आप लोग क्या करें, इस आर को इस सर्कल के साथ आप लोग इसको अटैच कर दें। अगर यहाँ पे भी नोट करें ना, तो ये सर्कल से थोड़ा सा पीछे है। अब आपने क्या करना है, इसको इस सर्कल की जो सरफेस आ रही है, इस सरफेस के साथ आप लोगों ने इसको अटैच कर देना है। जब आप इसको सरफेस के साथ अटैच करेंगे तो डेफिनेटली इसकी हमारे पास कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। जो मेरे पास ये चीज़ आ रही है जिसको मैं बिल्कुल इस सर्कल की सरफेस की बाउंड्री के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे पास कहलाती है आर्क लेंथ। इसको हम क्या कह देते हैं, आर्क लेंथ का नाम दे देते हैं। और आप ज़रा यहाँ पर देखें तो जो ये रेडियस है ये एग्जैक्टली इक्वल टू किसके बन रहा है, इस आर्क के इक्वल हमारे पास बन जाता है। हम यूं भी कह देते हैं कि जो आर्क लेंथ है वो इक्वल टू किसकी आती है, रेडियस के इक्वल बन जाती है। तो अगर आप इस आर्क का एक पोर्शन जे ले लें, दूसरा पोर्शन आप लोग इसका ये वाला ले लें, इस दूसरे एंड को भी आप लोग सर्कल के सेंटर के साथ मिला दें, तो अब जरा यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये जितनी आर्क की लेंथ है उतनी ही इस रेडियस की भी लेंथ है हमारे पास। तो याद रखिएगा, इस टाइम पर इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम कह देते हैं कि ये रेडियन के इक्वल है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई हुई है। याद रखिएगा, जो रेडियन है ये इसको हम लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं, और ये 2 डायमेंशनल होता है, और ये हमेशा किसी भी सर्कल के सेंटर में बनता है। ठीक है जी, ये हमेशा सर्कल के सेंटर में बनता है। कैसे बनता है, इसको बेसिकली एक आर्क बना रही होती है। अब यार यहाँ पर देखें ना, तो ये एंगल कौन बना रहा है, ये एक आर्क बना रही है। इस तरीके से बना रही है कि जितनी इस आर्क की लेंथ है उतनी ही इस रेडियस की भी लेंथ हमारे पास बन जाती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। इस सर्कल के ऊपर जो आर्क बनती है वो आर्क बेसिकली इस सर्कल के सेंटर में एंगल बना रही है। अब आगे बताया जा रहा है जी कि हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होनी चाहिए जी। याद रखिएगा, तब जब सेंटर में एंगल बनेगा उसको हम रेडियन कह देंगे। अगर तो आर्क की लेंथ रेडियस से ज़्यादा हो जाती है या फिर आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ से कम हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो एंगल सेंटर में बनेगा वो रेडियन 1 रेडियन नहीं होगा हमारे पास। रेडियन की कंडीशन क्या है कि आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए जी। इसको आप लोग आर ए डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को। और याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने किसी भी जगह पर रेडियन एंगल फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि बताएं भाई, इस कंप्लीट सर्कल के अंदर
कितने रेडियंस बन रहे होंगे। तो आप जरा यहाँ पर देखें, आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियंस बनेंगे। अब इस कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर हमारे पास टोटल कितनी लेंथ बन जाती है, टोटल आर्क लेंथ जो हमारे पास बनती है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल बन जाती है और डिवाइड बाय आर बन जाएगा। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है वो हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल होता है। इसको आप रेडियस से डिवाइड करवा दें तो ये आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा 2 पाई। अब पाई की जगह पर आप 3.14 सब्स्टिट्यूट करवा दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.28। इसका क्या मतलब है कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर आप लोग 6.28 रेडियंस बना सकते हैं। इसको जरा फिगर की फॉर्म में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस बनते हैं, 6.28 रेडियंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कंप्लीट एक रिवोल्यूशन बनी हुई है, तो इसके अंदर मैंने 6 रेडियंस बनाए हुए हैं 6.28। तो फर्स्ट रेडियन देखें आप लोग, ये बन जाता है, सेकंड रेडियन ये बन जाता है, थर्ड रेडियन ये बन रहा है, फोर्थ रेडियन ये बन रहा है, फिफ्थ रेडियन ये बनता है और सिक्स रेडियन ये बन जाता है। तो टोटल 6 रेडियंस यहाँ पर बनते हैं, लेकिन 6 के साथ आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0.28। तो ये जो मेरे पास ग्रीन वाला एंगल बच जाता है ये 0.28 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है जी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर 6 कंप्लीट रेडियंस बनते हैं प्लस 0.28 रेडियन भी हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाता है जी। तो ये तो था हमारे पास रेडियन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं ये बात प्रूफ करने के लिए कि भाई रेडियन भी हमारे पास एंगल का यूनिट है और डिग्री भी हमारे पास एंगल का ही यूनिट है। तो रेडियन और डिग्री के दरमियान में रिलेशन क्या है, रेडियन और डिग्री याद रखिएगा, 1 रेडियन जो है वो इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री के। अब हम इस बात को प्रूफ भी करेंगे। बाज दफ़ा ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाता है कि शो करें कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो आइए चलते हैं देखते हैं कि ये हमारे पास इस इक्वल कैसे बनता है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक कंप्लीट जो हमारे पास रिवोल्यूशन होती है, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन वो किसके इक्वल होती है हमारे पास 360 डिग्री की इक्वल होती है। जिस तरह हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट जो हमारे पास राउंड ट्रिप होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होती है, वो 360 डिग्री की इक्वल बन जाती है। अगर आप डिग्री में एंगल देखते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर तो कितने बनते हैं जी, 360 डिग्री एंगल बनते हैं। अब और नंबर ऑफ रेडियंस आप कैसे फाइंड करते थे एक रिवोल्यूशन के अंदर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये चीज मैंने समझाई है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक रेडियन कब बनेगा, जिस टाइम इस आर की लेंथ और रेडियस की लेंथ हमारे पास इक्वल हो जाए। और यहाँ पर जो हमारे पास सरकमफेरेंस बनता है वो किसके इक्वल बन जाता है जी, 2 पाई आर डिवाइड बाय आर। आप यहाँ से ये आर को अगर आर के साथ कैंसिल आउट कर दें तो आप बता सकते हैं कि भाई एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर अगर मैं रेडियन में एंगल फाइंड करता हूँ तो 2 पाई रेडियन बन जाते हैं। इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने क्या बात की है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रिवोल्यूशन, सेकंड में आप क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रिवोल्यूशन। तो बेसिकली आप वन रिवोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप वन रिवोल्यूशन के अंदर डिग्री में एंगल बता रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप वन रिवोल्यूशन में रेडियन में एंगल बता रहे हैं। तो आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास वन रिवोल्यूशन की ही वैल्यूज हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप 2 पाई को 360 के साथ जाकर डिवाइड करवा दे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 पाई। अब जब पाई की जगह पर आप 3.14 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको आप लोग आपस में कटिंग करवाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड कर लिया जी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के हो जाता है जी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ था रेडियन और डिग्री के दरमियान का। अब हम चलते हैं स्टी रेडियन की तरफ जो कि हमारे पास सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट बन जाता है। तो याद रखिएगा जो हमारे पास टी रेडियन है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल और ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जो हमारे पास रेडियन था उसको हम कहते थे प्लेन एंगल जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल था, लेकिन जो टी रेडियन है ये हमारे पास कहलाता है सॉलिड एंगल और यह याद रखिएगा हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। इसके अलावा जो रेडियन था वो हमेशा सर्कल के सेंटर में बनता है, लेकिन जो टी रेडियन है वो हमेशा याद रखिएगा स्फीयर के सेंटर में बनता है। इसकी यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या लिखवाई हुई है ये मैं आप लोगों को बाद में समझाता हूँ। पहले जरा आप लोग सर्कल और स्फीयर के दरमियान का जरा डिफरेंस आप लोग समझ लें। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये मेरे पास एक स्फीयर ड्रॉ हुआ है। जो स्फीयर है हमारे पास ये एक बॉल की तरह होता है, जिस तरह एक फुटबॉल होता है, ये एक क्रिकेट बॉल होती है हमारे पास, या एक बैलून हमारे पास होता है। ये स्फीयर स्फीयर जैसी शेप्स होती हैं।
लेकिन अगर आप सर्कल को देखेंगे तो ये हमारे पास सेम वैसे ही होता है जिस तरह आप लोग जो हाथ में रिंग यूज करते हैं, रिंग्स वगैरह पहनते हैं, वो हमारे पास सर्कल फॉर्म की होती हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल याद रखिएगा कि जो स्टी रेडियन है ये हमेशा स्फीयर के सेंटर में बनता है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं जी? इट इज अ सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। अब by an area of the surface of sphere is equal to square of the radius of the sphere। इसकी डेफिनेशन जरा समझें आप लोग। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इस जो हमारे पास ये स्फीयर है इसके आप अगर सरफेस एरिया ले लें, लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस स्फीयर की मैंने एक यूनिट सरफेस यहाँ पर इमेजिन कर ली है और इस स्फीयर का ये मेरे पास सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास आर्क इक्वल बन जाएगा। अब जो इस सरफेस का एरिया बनता है, इस सरफेस का एरिया अगर तो वो इक्वल टू आ जाए आर स्क्वायर के, अगर सरफेस का एरिया किसके इक्वल टू आ जाए आर स्क्वायर के, तो उस टाइम पर याद रखिएगा इस सेंटर में जो एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास कहलाएगा स्टी रेडियन। ठीक है जी। अब सपोज कर लें कि अगर इस रेडियस की वैल्यू मेरे पास 2 सेंटीमीटर है और जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया आपका आ जाता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख लें कि जो एरिया की वैल्यू है वो बेसिकली आर स्क्वायर की इक्वल बन रही है। तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे कि इस टाइम पर अब ये जो सरफेस बन रही है हमारे पास स्फीयर की, ये सरफेस जो इसके सेंटर में एंगल बना रही है स्फीयर के, वो हमारे पास टी रेडियन होगा। हाँ, अगर इस एरिया की वैल्यू हमारे पास रेडियस की वैल्यू से डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया आपके पास 2 सेंटीमीटर है और एरिया की वैल्यू आप लोगों के पास लेट्स सपोज दैट 6 आ जाती है, रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है और एरिया की वैल्यू 6 आ जाती है, तो इस टाइम पर ये सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास टी रेडियन नहीं होगा। टी रेडियन हमारे पास तब भी होगा जब ये आर स्क्वायर के इक्वल बन जाता है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और अगर आप जब सरफेस एरिया देखते हो तो उसका आंसर निकल आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई अब ये सरफेस जो है इस स्फीयर के सेंटर में टी रेडियन एंगल बना रही होगी। तो ये चीज मैंने यहां पर लिखी है कि एंगल सबटेंडेड एट द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू स्केयर ऑफ रेडियस। मतलब जो सरफेस का एरिया है वो किसके इक्वल बनता है, इस रेडियस के स्केयर के इक्वल बन जाता है। तो इस टाइम पर ये सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास स्टी रेडियन कहलाता है जी। जिस तरीके से आप लोगों ने रेडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी तरीके से आप लोग अगर किसी जगह पर स्टी रेडियन में एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पर आप फिर सरफेस एरिया को डिवाइड करवा देंगे उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के साथ, सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर हमारे पास कितने स्टी रेडियंस होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली मुझे पता है कि एक कंप्लीट स्फीयर का जो सरफेस एरिया बनता है वो 4 पाई आर स्क्वायर बनता है, तो मैं यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। इसको आगे साथ मैं डिवाइड करवा दूंगा, कैंसिल करूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टी रेडियंस। इसका क्या मतलब है कि एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर 4 पाई रेडियंस बनते हैं। अगर पाई की जगह पर मैं 3.14 पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या बन जाता है जी, 12.56। इसका क्या मतलब है कि एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर इस तरह की 12.56 स्टी रेडियंस एंगल्स बन रही होती हैं। अगर इसको मैं सिंपल वर्डिंग में आपको ये बात समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर आप इस तरह की छोटी छोटी 12 कॉन्स बना सकते हैं और 0.56 का पोर्शन आप लोग बेशक थोड़ा सा खाली छोड़ दें। मैं आपको ये बात फिगर में समझाता हूँ। जिस तरह ये मेरे पास फिगर बनी हुई है, अब यहाँ पर देखें तो एक कंप्लीट स्फीयर बना हुआ है, यहाँ पर मैंने 3 कॉन्स बनाई हुई है, एक कॉन ये बनी हुई है, एक कॉन ये बनी हुई है, एक कॉन ये बनी हुई है। अब अगर इस कॉन का ये जो रेडियस बनता है, इस रेडियस की वैल्यू और इस सरफेस एरिया की वैल्यू जो है वो आपस में क्या आ जाए, अगर एरिया जो है वो इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल बन जाए तो तब ये कॉन सेंटर में स्टी रेडियन बना रही होगी। एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर आप लोग इस तरह की 12 कॉन्स ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पर जस्ट 3 कॉन्स ही ड्रॉ की हैं, आप इस तरह की 12 कॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं जी। तो ये तो था हमारे पास स्टी रेडियन का कॉन्सेप्ट। होप सो दैट आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू।